तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। There is a lot of pressure, geopolitical but pressure. You took a decision. India will go ahead with the test. When you have neighbors like Pakistan and China, it is necessary to have nuclear bomb. साल था 1995। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव न्यूक्लियर टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन ये बात यूएस की सैटेलाइट लेक्रूज को पता चल गई। फ्रैंक विशनर पीवी नरसिम्हा राव से कहते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमारी यूएस की लेक्रूज सैटेलाइट ने यह पता लगा लिया है कि इंडिया पोखरण में परमाणु परीक्षण करने वाला है। यूएस की लेक्रूज सैटेलाइट ने जो इमेजेस कैप्चर की थी, उससे ये पता चला कि इंडिया केबल्स बिछा रहा है, प्लस वहां पर शाफ्ट के लिए खुदाई कर रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि इंडिया पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। जब भारत आजाद हुआ तब नेहरू गवर्नमेंट ने नॉन अलाइंड रहने की पॉलिसी को अपनाया, जिस वजह से इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इसके कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान भी। नॉन अलाइंड रहने से आप एक न्यूट्रल देश होते हो, लेकिन जब आप किसी के साथ अलाइंड होते हो और आप पर कोई भी खतरा होता है तो आपका वो देश आपको मदद करता है। लेकिन इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था और वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। देखो, अगर भारत सोवियत यूनियन के साथ जुड़ता तो अमेरिका नाराज हो जाता, और अगर भारत अमेरिका के साथ जुड़ता तो सोवियत यूनियन नाराज हो जाता। ऐसे में भारत किसी के साथ भी जुड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था। – 1950 में नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। Chinese incursions into Indian territory increased in the northeast and in Ladakh. On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. और लद्दाख को कैप्चर कर लिया और उसे नाम दे दिया अक्साई चीन। Peace-loving India has been awakened to the facts of communist aggression. Non-alignment, peaceful coexistence, neutrality have been exposed as a sham. China's invasion is completely unjustified. इस टू फ्रंट वॉर में इंडिया सरवाइव नहीं कर पाया क्योंकि हम तैयार नहीं थे। हमें लगता था कि चाइना हमारा दोस्त है, वो हम पर हमला कभी भी नहीं करेगा। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. China declared a unilateral ceasefire, but the damage had been done. और ये जो वॉर वाला सिलसिला है ये खत्म नहीं हुआ। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू इंडिया पर अटैक कर दिया। Regular soldiers dressed as Kashmiri Mujahideen infiltrate the valley. More than 26,000 Pakistani soldiers in civilian outfits cross into Indian territory to create an armed uprising. The ultimate aim is to take over Kashmir, but many are captured. What's your name? गुलाम हुसैन, रैंक कैप्टन। लेकिन इस बार हम तैयार थे और हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। नतीजा, पाकिस्तान हार गया। 1972 में पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया और हमें इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा और हमने
बांग्लादेश बना दिया, क्योंकि हम एक वॉर ऑलरेडी हार चुके थे 1962 में। अब हम एक भी वॉर हारना स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमने अपनी टेरिटरी को भी खो दिया था, जिसे चाइना अब अक्साई चीन कहता है। बट अभी भी एक चीज की कमी थी, वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. उस टाइम पर तो होमी बाबा ने यह भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट हमें ग्रीन सिग्नल दे तो हम 18 महीने के अंदर अपना परमाणु बम बना लेंगे। और ये बात जैसे पाकिस्तान को पता चली, इफ इंडिया बिल्ड्स बॉम्ब, Pakistanis will eat grass and even go hungry, but we will get our own nuclear bomb. ये कहा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। अब थ्रेट सिर्फ चाइना नहीं था, पाकिस्तान भी था। आज न्यूक्लियर बॉम्ब को वेपन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. Thousands of buildings and homes were instantly destroyed. 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने फैट मैन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया, जिस वजह से जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। Which specifies the unconditional surrender of Japan. The nuclear bomb played a critical role in ending World War II. अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते ही सभी देश न्यूक्लियर रेस में शामिल हो गए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने भी 1964 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट था इंडिया के लिए। तो ऐसे में इंडिया को पावर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन गया था। होमी जहांगीर बाबा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। पहला, नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल करो हैवी वाटर रिएक्टर्स में, और दूसरा, प्रोसेस स्पेंट फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट प्लूटोनियम फॉर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तीसरा, यूटिलाइज इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस। इंडिया के पास पूरे विश्व का 25% थोरियम रिजर्व है। ये थी होमी बाबा की प्लानिंग। 2003 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने एनपीटी को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमारे पास तो बॉम्ब है, आगे से और कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। और भाई 191 कंट्रीज ने तो साइन भी कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे, बट इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, इन तीनों देश ने साइन नहीं किया। और बाद में तो नॉर्थ कोरिया ने भी विड्रॉ कर लिया। एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था पूरी दुनिया से जितने भी देशों के पास परमाणु बम हैं वो उसे डिसआर्म कर दें, लेकिन कोई भी देश नहीं माना। तो हम भी नहीं माने भाई, हमने भी अपना प्रोग्राम जारी रखा। बट स्माइलिंग बुद्धा के बाद यूएस ने इंडिया के ऊपर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अब कोई भी देश इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकता, और उस टाइम पर तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी फटेहाल थी। कनाडा, यूएस, पाकिस्तान सब अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर कर रहे थे। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty.
उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है ये पीसफुल पर्पस के लिए हुआ है, ना कि हथियार बनाने के लिए और परमाणु बम बनाने के लिए। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. गवर्नमेंट चेंज होती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और एक बार फिर उम्मीदों की किरण इंडिया को नजर आती है। ऐसा लग रहा था उस टाइम पर कि इंडिया अपना परमाणु बम बना लेगा, बट यूएस की सैटेलाइट्स ने हमें पकड़ लिया। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर CTBT टेस्ट बैन लगा दिया, जिसके तहत इंडिया हवा में, पानी में और जमीन पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। CTBT का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन। CTBT बैन के बाद इंडिया के ऊपर NSG बैन भी लगा दिया गया, यानी कोई भी देश इंडिया को बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स यूरेनियम नहीं सप्लाई करेगा। और NPT बैन, कोई भी देश आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। अब बताओ अब क्या करोगे आप? बट यहाँ पर हमारा आत्मनिर्भर होना काम आया। इंडियन साइंटिस्ट ने एक लूप होल निकाल लिया कि अंडरग्राउंड तो कर ही सकते हैं। देखो, जब आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो आपको यूरेनियम चाहिए बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड, यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसे आपको एनरिच करना है, देन आप इसे न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज लेस इफेक्टिव। इसीलिए इंडिया ने आसानी से CTBT बैन, NSG बैन और NPT बैन को अवॉइड किया। अदरवाइज आपके पास रिसोर्स ही नहीं है तो कैसे बनाओगे बॉम्ब? इंडिया ने झारखंड की जादूगोड़ा माइन से यूरेनियम को मंगाया, प्लस हमने प्लूटोनियम रूट को अपनाया, यानी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हाईली डिपेंडेंट है प्लूटोनियम पर, और प्लूटोनियम हमारे पास भारी मात्रा में अवेलेबल भी था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाईली एनरिच्ड यूरेनियम which is very difficult and expensive to process, India decided to choose plutonium route. देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 1998 में एक बार सेंटर में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आ जाती है और इस मिशन को हरी झंडी मिल जाती है। यूएस की सैटेलाइट्स को दिन में धोखा देना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए हमारी आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी साइंटिस्ट की टीम्स ने ये डिसाइड किया कि हम रात में काम करेंगे। रात में जो विजन होता है सैटेलाइट का वो बहुत ही ज्यादा ब्लर होता है। जैसे आप चलते हो तो रेत पे आपके फुट मार्क्स बन जाते हैं, आप गाड़ी से जाते हो तो जो टायर के निशान है वो भी रेत में बन जाते हैं और वो बहुत दिन तक रहते हैं। और ये बहुत ही टफ था कि इसे कैसे क्रैक करें। टीम्स ने ये डिसाइड किया कि हम इसे वापस कवर करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा काम रात को होता था। और साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि जो ये सैटेलाइट है ये कब और कितने टाइम में ऑर्बिट करती है, मतलब ये कब पोखरण रेंज के ऊपर से गुजरती है, उस टाइम पर हमें काम को रोक देना है। जैसे ये पोखरण के ऊपर से गुजर जाए हमें काम को शुरू कर देना है। साइंटिस्ट की टीम आर्मी यूनिफॉर्म में पोखरण में अपने काम को अंजाम दे रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। यूएस की स्पाई सैटेलाइट्स प्लस यूएस की CIA हमारे पोखरण पर नजर रख रही है। सो हमें ये कैसे अवॉइड करना है ये डिसाइड करती है हमारी साइंटिस्ट की टीम। सबको कोड नेम दिया जाता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है मेजर जनरल पृथ्वीराज। प्लस सैटेलाइट में ये भी आप देख सकते हो कि जो बंदा पोखरण में नीचे खड़ा है उसकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आपको
बहुत ही शातिरता से काम करना है और आपको सैटेलाइट को अवॉइड करना है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, उन्होंने ये ट्रैक कर लिया कि ऑर्बिट कब कब करता है इनका ये सैटेलाइट, और उसे बहुत ही आसानी से अवॉइड कर दिया। और जो हमारे फुट मार्क्स थे, टायर के निशान थे, इसे भी हमने मिटा दिया ताकि कुछ भी किसी को ना पता चले। सबको यही लग रहा था कि पोखरण में आर्मी की ड्रिल हो रही है, मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग। आखिर 11 मई 1998 को वो दिन आ ही गया जब अटल बिहारी वाजपेयी ये अनाउंस करते हैं, टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के और बिना पॉलिटिकल विल के कोई भी मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे ग्रेट साइंटिस्ट और हमारे पॉलिटिशियन जिन्होंने ये विल दिखाई कि हम ये करके दिखाएंगे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, और चाहे वो हमारे ग्रेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हो। अब हम उन कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में से हैं जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियर हथियार है।